नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाटक। अब नाटक में क्या, तो जो नाटक विधा है इससे संबंधित आज हम जानेंगे कि नाटक विधा में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो शब्दों की जब हम बात करते हैं तो नाटक विधा जो है वो प्राचीन विधा है और इस विधा में अधिकतर किन जो परिभाषिक शब्द जो लिए गए हैं, नाटक विधा में जब हम पढ़ते हैं उसकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, उनके शब्दों को पढ़ते हैं तो वो शब्द जो है वो कहाँ से उठाए गए हैं। अधिकतर वो जो शब्द है परिभाषिक शब्द जो है वो कहाँ से उठाए गए हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से या फिर विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से और या फिर धनंजय के दश रूपक से। ठीक है, इन रचनाओं से जितने भी परिभाषिक शब्द हैं वो उठाए गए हैं। तो ये सभी रचनाएं किस में हैं? ये सभी रचनाएं संस्कृत में हैं। तो संस्कृत के विद्यार्थी के लिए तो इतना कठिन नहीं रहता है, लेकिन हिंदी के विद्यार्थी के लिए उन परिभाषिक शब्दों को जानना बड़ा ही मुश्किल रहता है। अब मुश्किल वैसे नहीं रहता, मुश्किल ये रहता है कि पहली बार देखे तब मुश्किल रहता है, क्योंकि हिंदी का जन्म ऐसा माना जाता है कि हिंदी की जो माँ मानी जाती है वो संस्कृत को ही माना जाता है। हिंदी का जन्म जो है वो संस्कृत से ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शब्दों को जानना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार जब तक एक बार हमारे सामने नहीं आए तब तक हम कैसे जान पाएंगे उस चीज को। तो मैं उन्हीं परिभाषिक शब्दों के बारे में आज बताने वाला हूं आप सभी को। कुछ ऐसे परिभाषिक शब्द जिनसे संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे जो परिभाषिक शब्द है वो हमारे सामने एक बार भी नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन शब्दों को नहीं समझ पाते हैं और हम प्रश्न जो है वो छोड़ना पड़ता है या हम गलत करके आते हैं। तो मैं उन परिभाषिक शब्दों को आपके सामने रखूंगा। कुछ जो तत्व है नाटक के या विशेषताएं जो नाटकों की है वो भी आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से। उन जो परिभाषिक शब्द है उनको हम एक बार भी देख लें, एक बार भी अगर पढ़ लें तो 10 वर्षों तक हम उनके अर्थ को नहीं भूलेंगे। तो इसलिए कम से कम मैं चाहता हूं कि ऐसे आसान शब्दों को जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। तो चलो चलते हैं प्यारे बच्चों। तो उन्हीं में से सबसे पहले एक नाम आता है नाटकों में जिसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, अर्थो पक्षेपक। अर्थोपक्षेपक। अब क्या है अर्थोपक्षेपक? इस शब्द का प्रयोग नाटक विधा में बहुत अधिक किया जाता है, अर्थोपक्षेपक। ठीक, अर्थोपक्षेपक क्या है? अर्थ का उपक्षेपण देने वाला। अर्थोपक्षेपक किसे कहा जाता है? अर्थोपक्षेपक अर्थ का उपक्षेपण देने वाला अर्थोपक्षेपक कहलाता है। उपक्षेपण क्या होता है? उपक्षेपण होता है सूचना, अर्थात अर्थ की सूचना देने वाला अर्थोपक्षेपक कहलाता है। अर्थ की सूचना देने वाला। ठीक है, अब अर्थोपक्षेपक या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन विधियों से सूच्य की सूचना दी जाती है। दो बातें आगे। अब भी अगर समझ में नहीं आता तो फिर बता देना चाहता हूं कि नाटक से संबंधित जो सूचना दी जाती है, जिनके माध्यम से नाटक से संबंधित, ठीक है ना, नाटक जो होता है, नाटक में क्या रहता है, नाटक में अभिनय किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि नाटक में रसहीन,
रसहीन वस्तु की केवल सूचना दी जाती है। अब नाटक चल रहा है, नाटक चल रहा है तो नाटक में क्या है कि कुछ जो कथा वस्तु रहती है वो रसहीन रहती है, उसका अभिनय हम नहीं कर पाते, या कुछ जो कथा वस्तु है वो ऐसी होती है कि जिसका अभिनय नहीं किया जा सकता, तो उसकी क्या करते हैं कि हम केवल सूचना दे देते हैं कि ऐसा करके ऐसा हुआ था और उसके बाद ऐसा हुआ, उसको अभिनय के माध्यम से हम दिखा देते हैं। तो ये जो सूचना दी जाती है, ये जिनके माध्यम से दी जाती है, तो वो क्या, कौन देते हैं सूचना? वो सूचना देते हैं पात्र, कोई न कोई पात्र उसकी सूचना देता है। तो इसी आधार पर जो ये अर्थोपक्षेपक है, इसके कितने भेद किए गए हैं? इस अर्थोपक्षेपक के 5 भेद किए गए हैं। ये होते हैं 5 अर्थोपक्षेपक जो है वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? अर्थोपक्षेपक 5 होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? विष्कंबक। सबसे पहले आता है विष्कंबक। सबसे पहले अर्थोपक्षेपक में कौन आता है? विष्कंबक। 2 नंबर पर हमारे पास आता है प्रवेशक। 3 नंबर पर हमारे पास आता है चुल्लिका। 4 नंबर पर हमारे पास आता है, ये अर्थोपक्षेपक है, अंकाशय। 5 नंबर पर है अंकावतार। ये 5 जो है अर्थोपक्षेपक है। और विष्कंबक क्या होता है? ये सभी आप देख सकते हो, ये परिभाषिक शब्द है, इनके बारे में हम जान नहीं पाते हैं, या इनके बारे में हमें बताया नहीं जाता है, या ये हमारे शब्द जो है वो सामने नहीं आ पाते हैं। इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एक बार हम इन शब्दों को पढ़ लेंगे, एक बार इन शब्दों के बारे में जान जाएंगे, तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। विष्कंबक, प्रवेशक, चुल्लिका, अंकाशय और अंकावतार, इनके बारे में बताऊंगा मैं। विष्कंबक की बात करते हैं। तो विष्कंबक क्या होता है कि जब मतलब भूत या भविष्य की घटनाओं का पात्रों के माध्यम से जब सूचना दी जाती है, भूत और भविष्य की घटना जब पात्रों के माध्यम से दी जाती है तो उसे विष्कंबक कहा जाता है। ठीक है, विष्कंबक मतलब जो पात्र भूत और भविष्य की घटना देते हैं उन्हें विष्कंबक कहा जाता है। मतलब या इस विधि को, उस विधि को विष्कंबक कहा जाता है। पात्रों के माध्यम से जब जो सूचना दी जाती है तो भूत और भविष्य की। तो विष्कंबक की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध और दूसरा रहता है इसमें संकीर्ण। ठीक है, विष्कंबक क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। 2 भेद होते हैं विष्कंबक के। कौन कौन सा? शुद्ध और संकीर्ण। शुद्ध की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? केवल मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है। केवल मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है। किसके द्वारा? शुद्ध की। शुद्ध विष्कंबक की बात करें तो केवल मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है। और ये जो मध्यम श्रेणी के पात्र हैं 1, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। किसके द्वारा मध्यम दी? केवल मध्यम श्रेणी के पात्रों के द्वारा। अब हम संकीर्ण की बात करते हैं तो संकीर्ण में क्या होता है? संकीर्ण में मध्यम प्लस अधम श्रेणी के पात्र, अधम श्रेणी के पात्रों द्वारा। जो संकीर्ण विष्कंबक होता है उसमें क्या होता है? मध्यम व अधम श्रेणी के पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि
मध्यम व अधम क्यों होना चाहिए? इसमें मध्यम व अधम का मतलब ये नहीं कि मध्यम के भी दे सकते हैं, अधम के भी नहीं। मतलब जब सूचना दी जा रही है पात्रों के माध्यम से, तो उन पात्रों में कुछ पात्र मध्यम के होने चाहिए और कम से कम एक पात्र अधम श्रेणी का अवश्य होना चाहिए, तभी वो संकीर्ण मानी जाएगी। क्योंकि अगर अकेले मध्यम श्रेणी के पात्र होंगे तो वो क्या माना जाएगा? शुद्ध विष्कंभक माना जाएगा। और केवल निम्न श्रेणी का या अधम श्रेणी का पात्र होगा तो वो क्या माना जाएगा? प्रवेशक माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? प्रवेशक माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है? शुद्ध विष्कंभक में क्या होता है? विष्कंभक क्या होता है? पात्रों के माध्यम से भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना देना नाटक में। तो वो दो प्रकार के पात्र होते हैं। शुद्ध विष्कंभक में केवल मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है, और संकीर्ण में मध्यम और अधम श्रेणी के पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है। किसकी? भूत और भविष्य की घटनाओं की, या जो घटनाएं जिन घटनाओं को अभिनीत नहीं किया जा सकता उन घटनाओं की सूचना दी जाती है। अब इसके बाद आता है प्रवेशक। प्रवेशक की हम बात करते हैं तो जहां अधम या निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा, कहने से तात्पर्य है कि अर्थोपक्षेपक क्या होता है? अर्थोपक्षेपक में क्या जाती है? सूचना दी जाती है। भूत और भविष्य की जो सूचना दी जाती है वो किन के माध्यम से दी जाती है? वो है विष्कंभक, प्रवेशक, चुल्लिका, अंकाशय और अंकावतार। अब आता है चुल्लिका। चुल्लिका में क्या रहता है? चुल्लिका में रहता है कि नेपथ्य से इसकी सूचना देना। किससे देना? नेपथ्य से। नेपथ्य से सूचना देना। अब इसमें एक शब्द और आ गया, वो क्या आ गया? नेपथ्य। तो नेपथ्य क्या होता है? नेपथ्य से सूचना देना। जब पात्र नेपथ्य से सूचना देते हैं, जब पात्र नेपथ्य से सूचना देते हैं तो वो क्या कहलाता है? चुल्लिका कहलाता है। अब आता है नेपथ्य क्या होता है? तो पर्दे के पीछे का स्थान, जैसे नाटक जहां मंचित होता है तो वहां एक पर्दा लगा होता है, वो पर्दा हटता है, उसके बाद पीछे से क्या आता है? फिर उसके बाद अभिनय होता है। तो पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है वो नेपथ्य कहलाता है। पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है वो नेपथ्य कहलाता है। उसके बाद आता है अंकाशय। अंकाशय क्या है? अंकाशय है कि जब किसी एक अंक के पात्र अंक के अंत में सूचना देते हैं। मतलब अंकाशय में क्या होता है? जब किसी एक अंक के पात्र अंक के अंत में सूचना देती है। मतलब जैसे ये एक अंक चल रहा है नाटक का, और इसी अंक के नाटक, अलग से कोई नहीं, इसी अंक के नाटक जो है वो आगामी अंक की सूचना दे देते हैं, या कुछ ऐसी घटनाओं की जिन्हें अभिनीत नहीं किया जा सकता, या भूत और भविष्य की जो भी घटनाएं हैं उसकी सूचना वो दे देते हैं अपने अंक के अंत में। तो वो कहलाता है अंकाशय। अब आता है अंकावतार। अंकावतार क्या होता है? किसी अंक के पात्रों द्वारा सीधे दूसरे अंक का अभिनय प्रारंभ कर देना। किसी अंक के पात्रों द्वारा सीधे दूसरे अंक का अभिनय प्रारंभ कर देना अंकावतार कहलाता है। अर्थात अंक का अवतार हो जाता है। कहने मतलब किसी अंक के पात्र हैं, वहीं जब दूसरे अंक का अभिनय प्रारंभ कर देते हैं, साथ का साथ ही दूसरा अंक प्रारंभ हो जाता है उन्हीं पात्रों से, तो वो कहलाता है अंकावतार। तो ये है अर्थोपक्षेपक। ये क्या है? अर्थोपक्षेपक। अर्थोपक्षेपक के कितने भेद हैं? 5 भेद है। विष्कंभक,
प्रवेशक, चुल्लिका, अंकाशय और अंकावतार। अर्थोपक्षिपक, विष्कंभक, प्रवेशक, चुल्लिका, अंकाशय, अंकावतार। संक्षेप में बता दें, विष्कंभक मतलब जब पात्रों के माध्यम से भूत और भविष्य की घटना की सूचना दी जाती है तो वो विष्कंभक कहलाता है। विष्कंभक पात्रों के माध्यम से सूचना दी जाती है। तो ये पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर विष्कंभक भी 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। शुद्ध में केवल मध्यम श्रेणी के पात्र सूचना देते हैं और जो संकीर्ण है उसमें मध्यम और निम्न श्रेणी के पात्र दोनों एक साथ सूचना देते हैं। उसके बाद आता है प्रवेशक। प्रवेशक में केवल अधम श्रेणी या निम्न श्रेणी के पात्र सूचना देते हैं। चुल्लिका में नेपथ्य से सूचना दी जाती है, पर्दे के पीछे से ही सूचना दे दी जाती है। फिर आता है अंकाशय। जब किसी एक अंक के पात्र जाने से पहले दूसरे अंक की सूचना या अन्य किसी घटना की सूचना देकर जाते हैं तो वो कहलाता है अंकाशय। और अंकावतार, जब किसी अंक के पात्र सीधे ही दूसरे अंक में प्रवेश कर जाते हैं तो वो कहलाता है अंकावतार। अब एक बात और रह गई, वो बात ये है कि विष्कंभक और प्रवेशक में अंतर। विष्कंभक और प्रवेशक में अंतर अब हमने पढ़ा था, विष्कंभक और प्रवेशक। विष्कंभक और दूसरा है हमारे पास प्रवेशक। इनमें कुछ अंतर है, जो संगत असंगत या शुद्ध अशुद्ध या फिर जो विशेषताएं आती है उनके अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विष्कंभक जो होता है वो, इसके 2 भेद बताए गए हैं। पहले तो पहला है शुद्ध और दूसरा है संकीर्ण। जब हम शुद्ध की बात करते हैं तो शुद्ध में क्या रहता है? केवल मध्यम पात्र। और संकीर्ण में मध्यम प्लस अधम पात्र। अब हम यही बात करते हैं प्रवेशक की। तो प्रवेशक में क्या रहता है? केवल अधम पात्र रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? मध्यम और अधम दोनों होते हैं, लेकिन इसमें केवल अधम पात्र होते हैं। अब ये लोग क्या कर सकते हैं? एक नंबर अंतर और दूसरा अंतर। विष्कंभक जो होता है वो क्या करता है? विष्कंभक किसी अंक के आदि में भी सूचना दे सकता है। किसी अंक के आदि में भी सूचना दे सकता है। और प्रवेशक जो है केवल अंत में प्रवेशक किसी अंक के केवल अंत में सूचना दे सकता है। अंत में सूचना दे सकता है। क्या हुआ इसका मतलब? कि जो विष्कंभक जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी अंक के, कोई अंक प्रारंभ हो रहा है उसके प्रारंभ में ही आकर कोई सूचना दे सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा करके ऐसा हुआ था, ऐसा करके ऐसा होगा। लेकिन जो निम्न श्रेणी के या प्रवेशक के अंतर्गत जो अधम श्रेणी के पात्र होते हैं वो किसी अंक के प्रारंभ में नहीं आ सकते। वो कहां आएंगे? वो केवल किसी भी अंक के अंत में ही आएंगे। उसके बाद तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर यह है कि संस्कृत व सौरसेनी भाषा का प्रयोग, जो विष्कंभक है वो संस्कृत में सौरसेनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रवेशक जो है वो निम्न कोटि की
निम्न कोटि की प्राकृत भाषा जैसे मागधी, आभीरी व पैशाची का प्रयोग कर सकते हैं। और 4 नंबर पर संस्कृत का प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्या है? संस्कृत का प्रयोग नहीं कर सकते। ये लोग जो है संस्कृत का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये जो है विष्कंभक व प्रवेशक के अंतर है। विष्कंभक मतलब सूचनाएं देने वाले, जिसके अंदर मध्यम व निम्न या अधम श्रेणी के पात्र सूचनाएं देते हैं। प्रवेशक जिसमें केवल अधम श्रेणी के पात्र सूचनाएं देते हैं। विष्कंभक जो होते हैं वो संस्कृत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रवेशक संस्कृत का प्रयोग नहीं कर सकता। विष्कंभक जो है वो शोरसेनी भाषा का प्रयोग कर सकता है, ये नहीं कर सकते। ये केवल मागधी, पैशाची और आभीरी भाषा का ही, जो निम्न कोटि की प्राकृत भाषा है, उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। जो विष्कंभक है किसी भी अंक के प्रारंभ में आकर भी सूचना दे सकते हैं, लेकिन प्रवेशक किसी भी अंक के प्रारंभ में आकर सूचना नहीं दे सकते। प्रवेशक किसी भी अंक के केवल अंत में आकर ही सूचना दे सकते हैं। तो यह था अर्थोपक्षेपक। अर्थोपक्षेपक, अर्थोपक्षेपक अर्थ का उपक्षेपण देने वाला, अर्थात उपक्षेपण अर्थात सूचना देने वाला, अर्थ की सूचना देने वाला। अर्थोपक्षेपक क्या कहलाता है? अर्थोपक्षेपक क्या कहलाता है? सूच्य कथानक जिन विधियों के माध्यम से सूचित किया जाता है। सूच्य कथानक जो कथा वस्तु है जिसको सूचना देनी है, वो जिन विधियों के माध्यम से किया जाता है वो कहलाता है अर्थोपक्षेपक। अब वो कौन कौन सी विधियां थी वो मैंने बताई दी। एक विष्कंभक हो गया, फिर दूसरा हो गया प्रवेशक, तीसरा चुल्लिका, फिर अंकाशय और फिर अंकावतार। ये 5 विधियां है। तो अगर बिंदु अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।